Bismillahirrahmanirrahim. Well guys, in today's lecture we are going to test whether a normal distribution fits to this frequency distribution or not. This is the given frequency distribution, these are the intervals and this is the relevant frequency. And we want to test whether a normal distribution fits to this data or not. So what is the procedure? Look at it. Alpha is already given, it is equal to 5%. Define your null and alternative hypothesis. Your null hypothesis is normal distribution fits to the given frequency distribution. And alternative hypothesis is normal distribution does not fit to the given frequency distribution. Use alpha is equal to 5%. Test statistic to be used is equal to observed frequency minus expected frequency whole square and divide by expected frequency. Okay. फिर उसके बाद कंप्यूटेशन की तरफ आ जाएं, कंप्यूटेशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंप्यूटेशन को देख लें, हम इसको किस तरह कंप्यूट करते हैं। लेट अस डू इट। तो ये हमारे वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेटेड दिस सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द लोअर बाउंड्स। इसके अपर बाउंड्स गिवन नहीं है, तो दूसरे क्लास का लोअर बाउंड वी टेक इट एज अपर बाउंड ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो इसलिए ये अपर बाउंड है इस क्लास का, 14 अपर बाउंड है इस क्लास का, 16 अपर बाउंड है इस क्लास का एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमने आइडेंटिफाई की है इसके अपर बाउंड्स। ये अपर बाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने इससे x कैलकुलेट करना है। x क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि हमें चाहिए मीन और वेरिएंस इस पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि इस पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन नहीं है, तो हमें खुद कैलकुलेट कराना होगा। तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? पहले हम इससे मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन के लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट या क्लास मार्क या एक्स या मिड पॉइंट, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये किस तरह कैलकुलेट होता है? दोनों को सम करना, 2 पे डिवाइड करना, यानी इन दोनों लिमिट्स का एवरेज। तो हमारे पास ये एक्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या यू कैन कॉल इट OI, इट इज गिवन एज लोकेटेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है? मीन के लिए हमें fx चाहिए, वेरिएंस के लिए हमें fx² चाहिए। तो f हमारे पास है ये और x हमारे पास है ये, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, f को और x को आप मल्टीप्लाई कर लें। ओके, तो fx किस तरह कैलकुलेट होता है? f मल्टीप्लाइड बाय x, ये है हमारा f, ये है हमारा x। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वी विल गेट fx। तो ये हमारे पास इस वैल्यू को इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास पूरा कॉलम बन जाएगा। फिर fx² है, तो fx² किस तरह कैलकुलेट होता है? यानी x का आप स्क्वायर लें और f के साथ मल्टीप्लाई कर दे जाएं, तो यू विल गेट दिस कॉलम। और अल्टीमेटली इसको भी सम कर लें और इसको भी सम कर लें और इसको भी सम कर लें, तो यू विल गेट समेशन f which is equal to 1000, you will get summation fx which is equal to this value and summation fx² which is equal to this value। अब हमने समेशन fx एंड fx² को यूज करना है इन द कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। लुक एट इट। अच्छा, तो देखिए हमारे पास है मीन का फार्मूला। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट मेथड ये है, समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड समेशन fx, दिस इज समेशन fx, दिस इज समेशन f। योर मीन इज इक्वल टू 19.14 एंड योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, fx summation fx² divided by summation f minus summation fx divided by summation f whole square under root. So it is equal to 2.9. So this is your mean and this is your standard deviation. तो ये हमने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। अभी बाद में हमें इसको टेस्ट करना है कि ये फिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को या फिट नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास है z या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू x बार x माइनस x बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। x के लिए हम अपर बाउंड्री यूज करेंगे, इट शुड बी नोटेड। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपर बाउंड्री। तो अपर बाउंड्री से हम माइनस करेंगे मीन को और स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दीज वैल्यूज। लास्ट वन हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि लास्ट क्लास का जो है हमारे पास अब अपर बाउंड कोई नहीं है। जब इसका अपर बाउंड कोई नहीं है, ये ओपन है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसका अपर लिमिट क्या रखना है? प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका अपर लिमिट मालूम ही नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है।
अगर ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता और ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन होता तो फिर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता। ओके, लेकिन अब ये हम कंफर्म नहीं है कि क्या ये वाकई नॉर्मल है भी कि नहीं, लेकिन ये एक तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। अब हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन जी आई। तो ये किस तरह कैलकुलेट होता है देख लें इसको। तो इसका मतलब ये है, इसमें बार बार हम ये वैल्यू पुट करेंगे और देख लें। फॉर एग्जांपल अगर हम g की जगह पुट कर लें -2.47 तो ये इस तरह होगा कि -2.47 इज लेस देन g। तो ये अगर आप इसका टेबल डायग्राम ज़रा देख लें तो इसके डायग्राम को देख लें। इसका मतलब ये है अगर इसका डायग्राम आप बना लें तो ये आपका है, देख लें 0 प्लस साइड माइनस साइड, ये आपका है -2.47। तो आपको ये एरिया चाहिए। ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके बहुत सारे तरीका है, लेकिन एक तरीका इसका ये है कि आप जो है इसके लिए क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। ये हमारे पास बराबर हो सकता है, अगर आपने इसके लिए क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसका टेबल ये है, देख लें। तो ये हमारे पास है क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देख लें। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको -2.49 है ना हमारे पास, इसको अगर आप देख लें तो इस -2.47। तो हमने क्या करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू, अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो 1 - 2.4 को 0.7 के नीचे देख लें आप, तो दिस इज इक्वल टू 2.4 को अगर आप 0.7 के नीचे देख लें तो 2.4 इज इक्वल टू is 2.4 0 1 2 3 4 5 6 7 0.9932 0.9932 तो इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इस टेबल में देख लें, इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0068। तो यहाँ तक आपने ये काम करना है, यहाँ तक यानी इस वैल्यू तक। अगर आप ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे माइनस है ना, तो इसी तरीके से आपने फिर ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है। जब इसकी बारी आ जाएगी तो आप सिर्फ डायरेक्टली इसका वैल्यू उठाइए, इसको 1 से माइनस ना करें। फॉर एग्जांपल 0.29 है तो 0.2 को 9 के नीचे अगर आप देख लें, 0.2 अगर आप 9 के नीचे देख लें टेबल में तो 0.2 हमारे पास है ये, इस 0.29 है ये 0.6141। तो ये हमने डायरेक्टली पुट किया है, देख लें इसको 0.6141। इस तरह 0.9 को 9 के नीचे देख लें, 1.6 को 8 के नीचे, 2.3 को 7 के नीचे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी। और ये तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका क्युमुलेटिव, तो उसकी जगह 1 लेके, क्योंकि इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हमने क्या चीज़ के बराबर पुट करना है 1 के, तो इसकी जगह हमने खुद से डायरेक्टली 1 पुट किया है। अब क्या करना है कि हमने इनसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये प्रोबेबिलिटीज़ पहले प्रोबेबिलिटी को एज इट इज़ लिखें, फिर नीचे वाले प्रोबेबिलिटी से ऊपर वाले प्रोबेबिलिटी को माइनस करते जाएं और इसको यहाँ रिपोर्ट कर लें। फिर इस प्रोबेबिलिटी से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लें और इसको यहाँ रिपोर्ट कर लें। फिर नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से ऊपर वाले प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो आपके पास ये टोटल सारे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपने इसको हर एक प्रोबेबिलिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये n क्या है, ये n असल में है आपका समेशन f, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 1000 से। तो इस सबको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट दिस वैल्यू। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट हो गए हैं। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। सारे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी से सारे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी माइनस करें तो यू विल गेट दिस कॉलम। फिर उसका इन सब का आप स्क्वायर लें तो यू विल गेट दिस कॉलम। फिर हर एक को इसको आप डिवाइड कर लें इस पे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। इस स्क्वायर को आप डिवाइड कर लें इस वैल्यू पे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। एंड अल्टीमेटली ये सारे आपके पास ये कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा
और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है chi square कैलकुलेटेड वैल्यू. सो यू आर डन विद योर chi square कैलकुलेटेड वैल्यू. आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू आ गई है विच इज 2.94. So this is equal to 2.94. So this is how to calculate chi square calculated value. फिर इसके बाद आपने जाना है क्रिटिकल रीजन पे. तो क्रिटिकल रीजन के लिए हम यूज़ करेंगे chi square टेबल, ठीक है. और ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल रीजन एट chi square alpha with chi square n minus 1 minus 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये हमारे पास असल में दो पैरामीटर्स हैं, एक है सिग्मा, एक है म्यू. तो दिस इज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के. तो chi square 0.05 with 9 minus 1 minus 2 degree of freedom. This is equal to chi square 0.05 9 minus 3 degree of freedom, or this is equal to chi square 0.05 with 6 degree of freedom. तो अगर हम टेबल में देख लें chi square के, तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है chi square टेबल, ठीक है. और इसमें अगर आप देख लें तो chi square 6 हमारे पास है ये, और इसको हमने देखना है 0.05. तो 0.05 is 6 degree of freedom, 12.59. This is the value, 12.59. So this is 12.59. This is shape of the chi square distribution. This is chi square table value and this is chi square calculated value. Calculated value does not enter into the shaded area, the rejection region. Therefore, we accept H0 and we conclude that yes, the given data fits to a normal distribution. Your normal distribution fits to the observed data or to the given data. So this is how to test whether a particular distribution follows a normal distribution or not. Thank you. Thanks for watching.